सभी विद्यार्थियों को मेरा राधे राधे, हरे कृष्णा। पिछला वीडियो जो मैंने एक रणनीति का बनाया था, वो वीडियो आप सभी को बहुत अच्छा लगा, बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स मिले मुझे और लाइक में थोड़ी कमी रह गई थी। ये मैंने नोटिस किया। क्या है, वीडियो इतना बुरा होता है कि आप उसे लाइक नहीं करते हैं। प्लीज़ एक लाइक आपका मोटिवेट करता है, इसीलिए लाइक ज़रूर करें। मैं कविता तोतला, लेक्चरर इन हिंदी, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड हिंदी से तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों का मेरे यूट्यूब चैनल कविता माहेश्वरी पर बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम कविता तोतला है, पर यूट्यूब चैनल का नाम कविता माहेश्वरी के नाम से है। पहले हमने रणनीति देखी कि एक महीने में यानी 27 दिनों में हम 2 बार कोर्स कैसे करेंगे, जिसमें हिंदी साहित्य का कोर्स 2 बार हो रहा था। और साथ ही साथ मुझे बहुत सारे कमेंट्स मिले कि मैम प्लीज़ आप हमारे फर्स्ट पेपर जो फर्स्ट ग्रेड का है उसके जीके की भी रणनीति बनाकर आप हमें बता दें, ताकि हम हिंदी के साथ साथ जीके की तैयारी को भी मजबूती से कर सकें। और साथ ही सेकंड ग्रेड के स्टूडेंट्स ने भी बहुत सारे कमेंट्स मिले हैं सेकंड ग्रेड के विद्यार्थियों के कि आप प्लीज़ हमारे लिए भी हिंदी और जीके का बनाइए। मेरी पूरी कोशिश है कि मैं बिल्कुल आप लोगों के लिए रणनीति लेकर आऊँगी, लेकिन समय की कमी और जैसा कि आपको पता है कि अभी स्कूल्स में बोर्ड के एग्ज़ाम ख़त्म हुए और 9वीं और 11वीं जो लोकल परीक्षाएं वो चल रही है, तो कॉपी जांच में भी लगी हूँ और परीक्षाओं में भी लगी हूँ। इस वजह से थोड़ा समय कम है। जो अभी मैंने आपको रणनीति बनाकर दी है फर्स्ट ग्रेड के विद्यार्थियों को हिंदी सब्जेक्ट की, आप उसे फॉलो करें। और जल्द ही मैं आपके सामने फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर जीके की भी रणनीति शेयर करूँगी और सेकेंड ग्रेड के विद्यार्थियों के हिंदी की जो एक रणनीति है कोर्स की, वो मैं करूँगी। जीके का मैं कुछ कह नहीं सकती क्योंकि मुझे अभी तक खुद को कुछ इतना आइडिया नहीं है। फर्स्ट ग्रेड की तैयारी मैंने खुद ने की है, इसीलिए मैं पूरे उससे कह सकती हूँ कि हाँ, फर्स्ट ग्रेड का जीके और सब्जेक्ट दोनों का मैं कर सकती हूँ। सब्जेक्ट की रणनीति मैं दे चुकी हूँ और फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर की रणनीति मैं आपको शेयर करूँगी। और सेकेंड ग्रेड से जो भी विद्यार्थी हिंदी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हिंदी का मैटर उसकी रणनीति मैं ज़रूर बनाऊँगी, पर जीके के लिए मैं कुछ कह नहीं सकती। कोशिश ज़रूर करूँगी, पर आप मुझ पे इतना डिपेंड ना रहें। आप खुद से, जैसे मैंने बनाया है, आप खुद से कोशिश करिए। अब हम आगे की क्लास शुरू करते हैं हमारी, और हम अब काव्य शास्त्र में प्रवेश करने जा रहे हैं। हमने हिंदी साहित्य का इतिहास पूरा कर लिया, हमने एमए के 10 सिद्धांत पूरे कर लिए, 9 सिद्धांत मैंने पढ़ाए और 10वां सिद्धांत जो मार्क्सवाद है उसके लिए मैंने आपको एक चैनल का नाम दिया था, हिंदी वाले सर, वहाँ से आपने कर लिया होगा। जितने भी पार्ट है उसके 1, 2, 3 जितने में भी उन्होंने मार्क्सवाद कराया कर चुके होंगे आप। अब हम आज से काव्यशास्त्र शुरू कर रहे हैं और ये जो टॉपिक आपको स्क्रीन पर दिख रहा, ये सेकंड ग्रेड के विद्यार्थियों के लिए भी है, फर्स्ट ग्रेड के लिए है। मैं काव्यशास्त्र में शब्द शक्ति, अलंकार, छंद, रस, काव्य गुण, काव्य दोष ये सभी कराऊंगी। जो काव्यशास्त्र हम यहाँ पढ़ने वाले हैं वो काव्यशास्त्र पूरा का पूरा फर्स्ट ग्रेड के विद्यार्थियों के लिए भी है और सेकेंड ग्रेड के विद्यार्थियों के लिए भी रहेगा। एक इसमें काव्य गुण तक तो सभी विद्यार्थियों के लिए समान है, पर मैं आगे काव्य रीतियाँ और काव्य दोष 2 टॉपिक और पढ़ाऊंगी जो केवल सेकंड ग्रेड के हिंदी के विद्यार्थियों के लिए होगा। फर्स्ट ग्रेड में काव्य रीति और काव्य दोष ये टॉपिक नहीं है, लेकिन फिर भी यदि आप उसे लिखना चाहें, उतारना चाहें, उतार सकते हैं क्योंकि काव्य शास्त्र पूरा होगा। चलिए हम शुरू करते हैं हमारे टॉपिक को, शब्द शक्ति। ठीक है, शब्द शक्ति टॉपिक भले ही हम पढ़ लेते हैं, पर फिर भी ये समझ से बाहर है, ये बिल्कुल मैं भी मानती हूँ, क्योंकि ये टॉपिक ही ऐसा है। तो आप डिटेल के बाद जितने प्रश्न कर सकते हैं उतने कीजिए। मैं हमेशा कहती हूँ जो भी टॉपिक करते हैं उसके आप प्रश्न ज़रूर कीजिए, क्योंकि बिना प्रश्नों के हल के आप कभी भी अपना टॉपिक क्लियर नहीं कर पाएंगे। चाहे आप कोई भी टॉपिक हिंदी में पढ़ें या जीके में पढ़ें, किसी में भी पढ़ें, तो पहले आप डिटेल पढ़िए, उसके बाद जहाँ से भी आपको प्रश्न मिल रहा है, चाहे कोई गाइड हो, चाहे यूट्यूब चैनल हो, चाहे और भी कोई आपके पास बुक हो, तो आप उसके एमसीक्यूज ज़रूर करिए। शब्द शक्ति, सबसे पहले शब्द शक्ति हम किसे कहेंगे ये देखेंगे। बुद्धि का वह व्यापार या क्रिया जिसके द्वारा किसी शब्द का अर्थ निश्चित रूप से ज्ञात होता है उसे क्या कहते हैं, शब्द शक्ति। देखिए पहला वर्ड है शब्द और दूसरा वर्ड क्या है, शक्ति। यानी एक शब्द है, अब उस शब्द में कितनी शक्ति है ना। शक्ति से मीन्स क्या है कि जब उस शब्द को किसी वाक्य में रख देते हैं तो उसके बाद उससे कौन सा चमत्कार निकल कर आ रहा है, या उस शब्द के प्रयोग से उसमें कौन सी एक नई शक्ति की वजह से उसका पूरा अर्थ ही बदल जाता है।
उस पर एक प्रभाव सा पड़ जाता है, उसे कहते हैं हम शब्द की शक्ति। यानी एक शब्द में इतनी शक्ति है कि पूरे वाक्य का अर्थ वो बदल सकता है। तो बुद्धि का वह व्यापार या बुद्धि की वह क्रिया जिसके द्वारा किसी शब्द का अर्थ निश्चित रूप से हमें ज्ञात हो जाता है, हमें पता चल जाता है कि उस शब्द का अर्थ ये है, उसे हम क्या कहते हैं? उस शब्द की शक्ति कहते हैं, शब्द शक्ति कहते हैं। आप देखिए शब्द शक्ति के प्रकार। अब एक चीज़ मैं बता दूं, ये जो नोट्स आपको दिख रहे हैं ना, ये अभी जो मैंने कक्षा 12 के विद्यार्थियों को स्कूल में पढ़ाया है, जिन स्टूडेंट्स को, तो मैंने उन स्टूडेंट्स को उसी तरह से पढ़ाया और उसी तरह से नोट्स लिखवाए कि वो विद्यार्थी जब आगे कंपटीशन के फील्ड में उतरे तो फिर उनके काव्यशास्त्र या फिर जो व्याकरण है या जनसंचार है, वो सारे नोट्स उन बच्चों के काम आ सके। तो ये मेरी ही एक स्टूडेंट है, उसकी राइटिंग है और उसी ने ये क्लास में बैठ के लिखे हैं। तो मैंने उन बच्चों को ये जो लिखाया है, ये हमारी अलंकार पारिजात जो नरोत्तम दास स्वामी की बुक है, ये पूरा का पूरा काव्यशास्त्र मैंने उसी बुक से 12वीं के विद्यार्थियों को पढ़ाया और उन्हें उसी तरीके से लिखाया कि आगे वो कभी कंपटीशन एग्ज़ाम में उतरे तो उनके लिए नोट्स बहुत काम आए। तो और एक मेरा उद्देश्य ये भी था कि जिस दिन मैं आपको काव्यशास्त्र पढ़ाऊँगी तो फिर मैं उन बच्चों को उसी तरीके से लिखवाऊँ, मेरे 12वीं के विद्यार्थियों को, कि वही नोट्स बाद में आपके काम आ सके। क्योंकि मेरे जो नोट्स है उनमें कुछ कमी रह गई थी, जो मैंने एग्ज़ाम देने के बाद पाया। तो फिर मैंने बहुत ही सुगठित और सुव्यवस्थित शब्दों में मैंने 12वीं क्लास के मेरे विद्यार्थियों को उस अलंकार पारिजात नरोत्तम दास स्वामी की बुक से लिखवाया। यही मैटर जो आपके सामने है, ये मेरी कक्षा 12 की एक स्टूडेंट है जिसकी कॉपी है, जो मैंने क्लास में उन्हें पढ़ाया था, वो सारा का सारा यहाँ लिखा हुआ है। आगे देखिए शब्द शक्ति के प्रकार। अब देखिए वैसे तो हम पढ़ते हैं कि भी अभिधा लक्षणा व्यंजना वो प्रकार होते हैं, लेकिन उससे पहले हम ये देखेंगे कि उनके अंदर भी क्या चीज़ है। अभिधा कैसे आई, लक्षणा कैसे आई और व्यंजना कैसे आई, ये तीनों कहाँ से प्रस्फुटित हुई, ये हम जानेंगे। पहला है वाचक। जिस शब्द से मुख्य अर्थ निकलता है उसे हम कहते हैं वाचक, यानी जिससे मेन टर्म निकल रही है। वाचक शब्द से निकलने वाला अर्थ क्या कहलाएगा? वाच्यार्थ, मुख्यार्थ, अभिधेयार्थ। ये टर्म आपको याद रखनी है। लक्षणा यानी लक्षण। जिस शब्द से लक्षार्थ या मुख्यार्थ से भिन्न लेकिन उससे संबंधित ही कोई ना कोई अर्थ निकलता है, यानी कि जो होता हटके है थोड़ा सा, वो क्या कहलाएगा? लक्षक। व्यंजक। जिस शब्द से वाच्यार्थ, लक्षार्थ से विशिष्ट व्यंग्यार्थ अर्थ निकलता है वो कहलाता है व्यंजक। अब देखिए शब्द शक्ति के प्रकार हमने 3 जाने ना, वाचक, लक्षक, व्यंजक। अब इन्हीं से क्या बना है? अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। ठीक है, कैसे है? अभिधा शक्ति। जिस शक्ति के द्वारा साक्षात संकेतित अर्थ का बोध हो, अर्थात वह वाच्यार्थ का बोध कराए और जो लोक प्रसिद्ध अर्थ को प्रकट करे, वो कहलाती है हमारी अभिधा। बिल्कुल सिंपल सी, बिल्कुल साधारण, जहाँ पर पढ़ते ही वाक्य का अर्थ समझ आ जाता है सीधा सीधा, वो होती अभिधा। अब वाचक शब्द के प्रकार कौन कौन से प्रकार होते हैं? रूढ़ होता है, यौगिक होता है, योग रूढ़ होता है। जिन शब्दों का विश्लेषण या व्युत्पत्ति संभव न हो तथा जिनका अर्थबोध समुदाय शक्ति द्वारा हो, वे क्या होते हैं? रूढ़। यानी जो एक तरीके से बिल्कुल फिक्स हो चुके हैं, यानी वो बिल्कुल वैसे ही रहेंगे, वो कहलाएंगे रूढ़। यौगिक वो होंगे जो 2 शब्दों से मिलकर बना होगा, वो यौगिक। शब्द वे शब्द जो प्रकृति और प्रत्यय के योग से निर्मित हो और उनके विश्लेषण यानी उनके टुकड़ों से संभव हो, उनका अर्थबोध प्रकृति प्रत्यय की शक्ति से हो, वे यौगिक कहलाते हैं। ठीक है, और योग रूढ़ होता है कि जिन शब्दों की रचना यौगिक शब्दों के समान होती है तथा अर्थबोध रूढ़ के समान होता है, योग रूढ़। यानी जो बहुव्रीहि शब्द हमारे आते हैं व्याकरण के, अक्सर योग रूढ़ में जाते हैं। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, कमल खिल गया, आज 12 तारीख है। अब हम देखेंगे यहाँ पर लक्षणा शब्द शक्ति। मुख्यार्थ में बाधा आ जाने पर जब शब्द से रूप, गुण, क्रिया आदि के आधार पर मुख्यार्थ से संबंधित कोई अन्य अर्थ यानी मुख्य अर्थ से एक भिन्न अर्थ जो निकल कर आता है, जो कि उसके लक्षण को प्रकट करता है या एक लक्षण को ग्रहण करता है, वो कहलाती है लक्षणा। यानी मुख्य अर्थ निकलेगा तो अभिधा, और मुख्य अर्थ से हटकर जो निकलेगा,
अलग ही लक्षण, वो होगी लक्षणा। अब कौन कौन से भेद है? रूढ़ी, प्रयोजन, वार्ता। जहाँ मुख्य अर्थ में बाधा उपस्थित होने पर लक्षार्थ लिया जाता है वह रूढ़ी लक्षणा माना जाता है। अब होती है प्रयोजनवती। मुख्यार्थ के बाधित होने पर किसी प्रयोजन के द्वारा अर्थ ग्रहण होने पर प्रयोजनवती लक्षणा होती है। देखो, रूढ़ी वो होगी जहाँ पर मुख्य अर्थ में बाधा उपस्थित होगी और लक्षार्थ लिया जाएगा, और प्रयोजनवती होगी किसी प्रयोजन के कारण, किसी उद्देश्य के कारण मुख्यार्थ जब बाधित होगा तो कोई अन्य अर्थ ग्रहण किया जाएगा किसी प्रयोजन, किसी उद्देश्य से, वो होगी लक्षणा। जैसे गंगा पर घर है। अब बताइए, कोई गंगा नदी पर घर होता है क्या? नहीं होता है। गंगा पर घर का मतलब गंगा के किनारे घर है, एक अलग ही लक्षण जा रहा है। दो बंदूकों ने सारा गांव लूट लिया। अब बताइए, दो बंदूक लूट सकती क्या? नहीं। यानी दो बंदूकधारियों ने, यानी यहाँ व्यक्तियों की बात हो रही है, उन्होंने क्या कर लिया? गांव को लूट लिया। राजस्थान जाग उठा। अब राजस्थान जाग उठा तो राजस्थान तो नहीं जागेगा, यानी राजस्थान के जो लोग हैं वो जाग उठे, यानी किसी प्रयोजन से कहा गया, किसी उद्देश्य से कहा गया। अब है हमारी व्यंजना, जहाँ किसी शब्द का वाच्यार्थ व लक्षार्थ से भी अर्थ नहीं निकलता। अब जहाँ न तो मुख्य अर्थ निकल रहा है, ना ही मुख्य अर्थ से हटकर कोई अलग ही अर्थ निकल रहा है ना, न कोई प्रयोजन भी नहीं है, कोई अलग ही लक्षण नहीं नज़र आ रहा है, और कोई अन्य ही एक विशेष अर्थ निकलता है, उसे कहते हैं व्यंजना। जैसे मैंने आपको पहले भी जहाँ जहाँ व्यंजना शब्द आया, हमने सिद्धांत पढ़े एमए के, मैंने क्या बताया? सीधा ताना मारना, कमेंट करना हमारी देशी भाषा में। अब देखो व्यंजना के भेद, एक होती है शाब्दी और एक होती है आर्थी। जहाँ शब्द विशेष के कारण व्यंग्यार्थ का बोध हो, और यदि शब्द को हटा दे तो फिर व्यंग्यार्थ क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। तो जहाँ शब्द विशेष से होगा, यानी किसी शब्द से कोई कमेंट होगा, कोई व्यंजना होगी, वो शाब्दी। और जब व्यंजना किसी शब्द विशेष पर आधारित न होकर पूरे अर्थ यानी पूरे वाक्य पर आधारित होगी, वह होगी आर्थी। संध्या हो गई, यह अध्यापक ने ऐसा पढ़ाया कि लड़का सर्वथा सुधर गया। अब संध्या हो गई, ये शब्द है एक। अब इससे एक अलग ही अर्थ निकल रहा है। संध्या होने का मतलब दिया बत्ती का समय हो गया, संध्या होने का मतलब आरती का समय हो गया, संध्या होने का मतलब गायें वापस घर को लौटने लगी। बहुत सारे अर्थ, अलग ही अर्थ है। अब अध्यापक ने ऐसा पढ़ाया कि लड़का सर्वथा सुधर गया, पूरी लाइन आ गई, यानी सर्वथा सुधर गया, यानी या तो वह सुधर गया और या फिर वह पूरा का पूरा बिगड़ गया, यानी कोई अलग ही ताना निकल कर आ रहा है, तो वो हो जाती है आर्थी व्यंजना। तो ये आपकी शब्द शक्ति है। मैं फिर कह रही हूँ, शब्द शक्ति एक ऐसा टॉपिक है कि आप पढ़ भी लोगे, चाहे आप 10 किताबों से पढ़ लोगे इसे, लेकिन फिर भी जब परीक्षा में प्रश्न आएगा तो दिमाग को घुमा देगा, क्योंकि टर्म हमें लगता है मुख्यार्थ, यानी जो मुख्य अर्थ निकल रहा है अभिधा, मुख्य अर्थ से हटकर जो एक अलग ही लक्षण प्रकट कर रहा है वो होता है लक्षणा। और जहाँ मुख्यार्थ नहीं है, जहाँ लक्षार्थ नहीं है, कोई तीसरा अन्य अर्थ निकल रहा है, वो होती है व्यंजना। अब हमें पता है सीधा, लेकिन परीक्षा में जब प्रश्न आता है तो हम वहाँ पर जज नहीं कर पाते कि अभिधा है, लक्षणा है, व्यंजना है, और ख़ास तौर पर लक्षणा शब्द शक्ति को भेदने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। तो जितने प्रश्न आपको जहाँ से मिले ऑब्जेक्टिव, चाहे कोई गाइड हो, चाहे कोई बुक हो, चाहे यूट्यूब चैनल, आप वहाँ से ज़रूर करिए। और कल हम दूसरा टॉपिक करेंगे। हरे कृष्णा, राधे राधे।